चलिए साथ जन्मजस्य जन्मदेशे चेण विहाणेन जन्मकालं मे नादं जनेन नियतं जन्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तं विदेशे तेन विहाणेन तं कालं मे कोशकदिवारेदुम् इन्दो वा कः चिणिन्दो वा एवं जोनिचयदो जाणदिदवाणि सब पज्जाये सो सदृष्टि शुद्धो जो संकरि सोहु तो दिट्ठी। कल तक हमारी चर्चा कहाँ तक चली थी? हाँ, चारों अनुयोगों के माध्यम से अब हमने देख लिया है कि क्रमबद्धता कहाँ है। कल कर्णानुयोग की भी चर्चा करी और थोड़ी बहुत चरणानुयोग के बारे में आखिरी में जाना था, और द्रव्यानुयोग से तो इतने सारे उदाहरण दे ही रखे हैं। अब आज चर्चा इस पर करना है कि कोई व्यक्ति सर्वज्ञ को न माने, फिर भी वो कहे भैया हमें तो आप क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करिए, तो कैसे करें? तो आज उसकी चर्चा करेंगे। यह चर्चा प्रवचन सार गाथा 99 की टीका से ली गई है। वहां पर एक प्रकरण आता है त्रिलक्षण परिणाम पद्धति का। तो अब त्रिलक्षण परिणाम पद्धति से क्रमबद्धता की सिद्धि यह किस प्रकार होगी उसकी चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे। पेज नंबर 20, पैराग्राफ 4। तथा प्रवचन सार की ही गाथा 99 की टीका में विस्तार क्रम की भांति प्रभाव क्रम अर्थात क्रमबद्ध पर्याय को भी हार का दृष्टांत देकर स्पष्ट किया है, जो इस प्रकार है। जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्रपने द्वारा अर्थात अखंडता द्वारा एक होने पर भी विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे प्रदेश हैं, उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्रपने द्वारा एक होने पर भी प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे परिणाम हैं। जिस प्रकार विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है, उसी प्रकार प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है। कुछ समझ में आया? देखिए इसमें कितना सा का कुछ सिर्फ शब्द हैं, उनके हम अर्थ समझ लेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा क्या क्या लिखा है। देखिए सबसे पहले तो ये विस्तार क्रम क्या होता है? तो विस्तार मतलब फैलाव, कि जितना विस्तार है, फैलाव है, एरिया है वो। और प्रवाह क्रम क्या होता है? तो एक के बाद वो, एक तो लंबाई मान लीजिए प्रवाह क्रम को, और विस्तार को मान लीजिए चौड़ाई। तो चौड़ाई और लंबाई, ठीक है। और देखिए जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्रपने द्वारा अखंडता द्वारा एक होने पर भी, इसका क्या मतलब हुआ? एक द्रव्य होता है। चलिए अब हम सोचते हैं इस हॉल को लेकर, तो ये हॉल है, ये समग्रता से कैसा है? समग्रता मतलब एक साथ देखें तो कैसा है? एक है, अखंड है। तो वही देखिए जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्रपने द्वारा, वास्तु मतलब क्या होता है? वास्तु नाम का परिग्रह होता है ना, 10 बहिरंग परिग्रह में वास्तु नाम का भी है। तो वास्तु मतलब क्या? जगह, घर, भवन इत्यादि। तो एरिया देखिए, अभी तो यहाँ वास्तु मतलब कि एक द्रव्य का कितना एरिया है, वो समग्रपने द्वारा, इसका जितना भी एरिया है उसको एज अ होल एक समग्रपने से देखें तो कैसा है? एक होता है। एक ही है ना, एक हॉल एक ही है, इसका फ्लोर देखें तो एक ही है। अब देखिए विस्तार क्रम, तो विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसका, विस्तार क्रम में प्रवर्तमान जो उसका सूक्ष्म अंश है वह प्रदेश है। अब यहाँ विस्तार क्रम में प्रवर्तमान, आप एक टाइल्स ले लीजिए,
एक टाइल लीजिए, टाइल वहां से शुरू करें कोने से, तो वो एक कोने का टाइल है, उसको मान लेते हैं हम प्रदेश। प्रदेश क्या होता है? इकाई है, यूनिट है, और सबसे सूक्ष्म अंश वह प्रदेश होता है। किसका? द्रव्य का, विस्तार क्रम का उसके। तो जैसे ये द्रव्य पूरा हॉल ले लीजिए, वो एक छोटा एक प्रदेश हो गया, ठीक है। आगे देखिए, उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्र पने द्वारा एक होने पर भी, ये द्रव्य की वृत्ति मतलब क्या लेना? तो यहाँ काल से लेना, द्रव्य की प्रवृत्ति तो काल लेना यहाँ पर। समग्र एक होने पर भी प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश है वह परिणाम है। अब जैसे क्या लीजिए, ये हॉल ले लिया, इसकी चौड़ाई अपन ने ले ली ऐसा प्रदेश, ऐसा विस्तार क्रम, और इसकी लंबाई ऐसे में आप ले लीजिए, ये हो गया इसका प्रवाह क्रम। तो उसका प्रवाह क्रम का भी सबसे सूक्ष्म अंश क्या होगा? तो एक परिणाम, एक पर्याय। तो प्रदेश का सबसे विस्तार का सबसे सूक्ष्म अंश क्या हुआ? एक प्रदेश। अब प्रवाह का सबसे सूक्ष्म अंश क्या हुआ? एक परिणाम। आगे देखो, जिस प्रकार विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है, उसी प्रकार प्रवाह क्रम के का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है। ये व्यतिरेक शब्द न्याय में आता है, क्या मतलब है? व्यतिरेक मतलब भिन्न, या मतलब एक पर्याय दूसरे पर्याय से भिन्न है। तो अब देखिए यहाँ ये क्या लिखा कि यदि आप सोचिए वो एक प्रदेश है, उसके बाद वहां देखिए वो दूसरा प्रदेश मतलब दूसरा टाइल है, यदि ये दो टाइलों में व्यतिरेकपना नहीं हुआ, भिन्नपना नहीं हुआ, तो विस्तार कैसे होगा फिर जगह का? नहीं हो सकता। फिर तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर मतलब एक ही अभिन्न रूप से रहेगा, एक ही टाइल रहेगा, तो उसका विस्तार नहीं हो सकता। तो इसीलिए दो टाइल्स में परस्पर व्यतिरेक होने के कारण विस्तारपना कहा गया, विस्तार क्रम कहा गया। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से दो परिणामों में भी व्यतिरेक बना हुआ, तभी वह पर्यायों का प्रवाह क्रम कहा गया। जैसे नदी को लीजिए, नदी कैसी होती है? बहती है, लंबे रूप में बहती है। तो यदि नदी का एक हिस्सा नदी के दूसरे हिस्से से भिन्न नहीं होगा, तो क्या वह नदी बहने वाली कहलाएगी? फिर वो नहीं कहलाएगी, वो एक जगह की एक जगह ही रहेगी। तो ऐसे ही पर्याय काल देखिए, काल कैसा होता है? काल प्रवाह, निरंतर प्रवाह रूप से चलता है। तो यदि एक पर्याय दूसरी पर्याय से भिन्न नहीं होगी, तो वह काल ऐसे चलेगा कैसे? नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए दोनों में क्या जरूरी है? प्रदेश और काल और परिणाम दोनों में व्यतिरेकपना जरूरी है, भिन्नता जरूरी है। आगे देखते हैं, जिस प्रकार वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित एक वस्तुपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक है, उसी प्रकार परिणाम अपने अवसर में स्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित एक प्रवाहपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एक टाइल को कहा हमने, मतलब एक टाइल लिया, उसके बाद दूसरा टाइल, फिर तीसरा टाइल। तो जो एक टाइल का व्यय हुआ तो दूसरा टाइल आया, तभी तो हम दूसरे नंबर को कहेंगे। जब पहले को छोड़ेंगे तो दूसरा नंबर आएगा। तो पहले को छोड़ने की अपेक्षा तो हो गई तो व्यय रूप, और दूसरे की उत्पत्ति हो गई तो ये हो गया उत्पाद। तो एक टाइल को छोड़ा तो दूसरा टाइल, तो ये व्यय, ये उत्पाद। ठीक है। अब आगे देखिए, ये समग्र रूप से एक हॉल है ना, तो ये हो गया द्रव्यपना। वो समग्र रूप से दूसरे नंबर पर ही वह टाइल रहेगा ना, वह पलटकर तीसरे नंबर पर आ जाएगा क्या टाइल? कि ऐसे उखाड़ के तीसरे नंबर पर आ गया? नहीं आएगा। तो वो जो वहीं पर है, तो ये हो गया द्रव्यपना।
तो इसलिए कथनचित तो प्रवाह और परिणाम, परिणाम और विस्तार कथनचित तो अभिन्न है और कथनचित भिन्न है। यदि समग्र अपेक्षा देखी जाए तो ये एक ही द्रव्य में होने के कारण अभिन्न है और आपस में स्वयं में देखा जाए तो दोनों भिन्न है। और इसी को कहते हैं अनुस्यूति। अनुस्यूति मतलब क्या? दो भिन्न प्रकार के ये चीजें, उनमें जो एकता का आधार होता है वो होता है अनुस्यूति। जैसे देखते हैं, हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, कहीं क्या कुर्दुवाड़ी से सोलापुर, तो कुर्दुवाड़ी को छोड़ा तो सोलापुर आया, बराबर। अभी कुर्दुवाड़ी का हो गया व्यय और सोलापुर का हो गया उत्पाद। अब मुझे बताइए, ये सोलापुर और कुर्दुवाड़ी, जब कुर्दुवाड़ी का व्यय हुआ तो कुर्दुवाड़ी कहीं चला गया क्या? कहीं नष्ट हो गया क्या? नहीं हुआ। तो ये हो गया ध्रुव्य, ध्रुवपना, ध्रुवपना। और अब सोलापुर की उत्पत्ति हुई तो ये सोलापुर भी कहीं गया क्या? तो वो भी कहीं नहीं जाएगा। यदि आगे कोई और स्टेशन होगा तो ये भी कहीं नहीं जाएगा। ये हो गया ध्रुवपना। तो ये उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये क्या है? यही है त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। तीन लक्षण किसी भी परिणाम के वह होता है त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। देखिए, और जिस प्रकार वास्तु का जो छोटे से छोटा अंश पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है, वही अंश उसके बाद के प्रदेश का उत्पाद स्वरूप है, तथा वही परस्पर अनुस्यूति से रचित एक वस्तुपने द्वारा अनुभव रूप है, अर्थात दो में से एक भी स्वरूप नहीं है। जैसे देखिए, भारत लीजिए, भारत, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। अब महाराष्ट्र की जगह पर महाराष्ट्र है, गुजरात की जगह पर गुजरात है, राजस्थान की जगह पर राजस्थान। और देखिए, महाराष्ट्र में भी तहसील, जिले, गांव, शहर ये अपनी अपनी जगह पर हैं। तो यदि अब हम इन्हें ऐसे भिन्न करके देखेंगे तो जैसे हम महाराष्ट्र में पुणे से मुंबई जा रहे हैं तो पुणे का व्यय हो गया और मुंबई का उत्पाद हो गया। अब ये अनुस्यूति क्या? तो जब ये परस्पर में अखंड हो जाएंगे और कहेंगे कि एक महाराष्ट्र है तो वह अनुस्यूति हो गई। दो भिन्न भिन्न, मुंबई पुणे दो भिन्न भिन्न थे, अब इनकी एकता का आधार क्या है? महाराष्ट्र है। अब ऐसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, ऊपर दिल्ली, हरियाणा, कश्मीर, ये सब तो भिन्न भिन्न हो गए। अब इनकी अखंडता का आधार क्या है? तो पूरा भारत। तो ये अनुस्यूति में रचित है। अभी आगे उदाहरण लेंगे आचार्य एक झूलती हुई माला का। देखिए, जिस प्रकार वास्तु का जो छोटा सा छोटा अंश, छोटा सा छोटा अंश मतलब एक प्रदेश, एक टाइल पूर्व प्रदेश के विनाश रूप है, दूसरा टाइल पहले टाइल के विनाश रूप है, वही अंश उसके बाद के प्रदेश का उत्पाद स्वरूप है। और जब दूसरे टाइल पर आदमी खड़ा होगा तो ही तीसरे टाइल का उत्पाद हो सकेगा, अन्यथा पहले से वह तीसरे पर जंप नहीं कर सकता। तथा वही परस्पर अनुस्यूति से रचित एक वस्तुपने द्वारा अनुभव स्वरूप है। और परस्पर अनुस्यूति से रचित मतलब एक फ्लोर, पूरा हॉल, ये परस्पर उन दोनों की एकता का आधार है। तो ये कैसा हो गया? अनुभव स्वरूप। उभय मतलब क्या? दो पना, और अनुभव मतलब क्या? एक अखंड पना। तो अभी देखने में तो टाइल 1 और टाइल 2 ऐसे दो टाइल दिखेंगे आपको, लेकिन जब एज अ होल हॉल देखेंगे हम पूरा, तब पूरा एक हॉल ही दिखेगा, दो टाइल अलग अलग नहीं दिखेंगे। उसी प्रकार प्रवाह का जो छोटा सा छोटे से छोटा अंश, छोटे से छोटा अंश परिणाम किसका? प्रवाह का। विस्तार का छोटा अंश क्या? प्रदेश। और प्रवाह का सबसे छोटा अंश क्या? परिणाम, पर्याय। तो उसी प्रकार प्रवाह का जो छोटा से छोटा अंश वह पूर्व परिणाम के विनाश स्वरूप है। अब ऐसे लंबाई में देखिए, तो वो वाला टाइल इसके विनाश रूप है और वह तीसरा टाइल इसके उत्पाद रूप है। हाँ, उसी प्रकार प्रवाह का जो छोटे से छोटा अंश
पूर्व परिणाम के विनाश स्वरूप है, वही उसके बाद के परिणाम के उत्पाद स्वरूप है तथा वही परस्पर अनुस्यूति से रचित एक प्रवाहपने द्वारा अनुभव स्वरूप है। अब यदि हम एज अ होल पूरा मिलाकर देखेंगे तो एक ही प्रवाह चल रहा है, नदी का एक ही प्रवाह चल रहा है, लेकिन हम यदि एरिया वाइज देखने लगेंगे तो कैसा होगा कि इस एरिया की नदी व्यय स्वरूप है। क्यों? क्योंकि इस एरिया की नदी का उत्पाद हो रहा है। फिर इस एरिया की नदी का उत्पाद व्यय स्वरूप है। क्यों? क्योंकि इसका उत्पाद। फिर ऐसे 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 चलता जाएगा और एक एज अ होल नदी देखेंगे तो निरंतर प्रवाह क्रम से बहती जा रही है, तो एक एज अ होल हो गया। और देखिए, इस प्रकार स्वभाव से ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में अर्थात परिणामों की परंपरा में प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता, इसीलिए सत्व को त्रिलक्षण ही अनुमोदना चाहिए, मोतियों की हार की भांति। अब ये मोतियों की हार की भांति क्या है? तो वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार जिसने अमुक लंबाई ग्रहण की है, ऐसे लटकते हुए मोतियों के हार में अपने अपने स्थानों में प्रकाशित होते हुए समस्त मोतियों में पीछे पीछे के स्थानों में पीछे पीछे के मोती प्रकट होते हैं, इसीलिए, और पहले पहले के मोती प्रकट नहीं होते इसलिए, तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति का रचयिता सूत्र अवस्थित होने से त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। ये क्या अर्थ हुआ? एक माला होती है जिससे हम जाप देते हैं, जाप वाली माला को लीजिए, तो वहां पर हर एक मोती का क्रम कैसा है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद निश्चित है। तो उसको तो ले लीजिए आप क्या? प्रदेश। एक मोती एक प्रदेश हो गया, तो एक प्रदेश के बाद दूसरा प्रदेश, दूसरे प्रदेश के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे पूरे 108। तो एक के बाद एक नक्की है। अब उस माला को जब हम फेरते हैं तो वो हो गया झूलना। इस यहाँ झूलती हुई माला है, मतलब ऐसी ऐसी नहीं, जब हम हाथ में ऐसे फेरते हैं वो हो गई झूला। अब बताइए, जब एक प्रदेश मेरे इस हाथ में आया तो उसके बाद कौन सा प्रदेश आएगा? दूसरा प्रदेश आएगा, फिर तीसरा आएगा। ऐसा स्किप नहीं करते हम, वो लाइन से ही आते। तो ये जो झूलती हुई माला, ये ऐसे राउंड में जब ये घूम रही है, ये तो हो गया प्रवाह क्रम। और एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती, ये हो गया विस्तार क्रम। अब बताइए, हम एक प्रदेश को छोड़कर एक मोती, मोती नंबर 1 की जगह मोती नंबर 3 को ला सकते हैं क्या? आप लाकर देखिए तो वह माला ही टूट जाएगी। मतलब लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माला टूट जाएगी। और माला टूट गई तो फिर कौन सी जगह पर बनता, कौन सी जगह पर टूटा, ये कैसे नक्की करोगे? तो वह माला टूट जाएगी। अब देखिए, जब हम उनको फेंकते हैं तो उस समय भी हम एक वो स्किप नहीं कर सकते। तो ये हो गया प्रवाह क्रम की नियमितता और प्रदेश क्रम की नियमितता। अब इनकी एकता का आधार क्या है? तो वो डोरा जिसमें ये मोती पिरोए गए हैं, वो डोरा, तो वो हो गया अनुस्यूति से रचित। ये अनुस्यूति मतलब वही एकता का आधार क्या है इनकी? तो प्रदेश क्रम और प्रवाह क्रम की एकता का आधार होता है द्रव्य, जिस द्रव्य में ये हो रहा है। तो द्रव्य रूप से वो द्रव्य हो गया। और ये जो प्रवाह में प्रवाह और प्रदेश है, वहां उत्पाद व्यय होता है, वहां भी ध्रुव बना है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से वहां उत्पाद व्यय है और द्रव्य में द्रव्य है। और यदि स्वयं की अपेक्षा से देखेंगे तो स्वयं में भी उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य चलता रहेगा। तो ये हो गया त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। अब इससे क्या समझाना चाहते हैं? इससे समझाना चाहते हैं क्रमबद्धता। वो कैसे? देखते हैं। उसी प्रकार जिसने नित्य वृत्ति ग्रहण की है, ऐसे रचित अर्थात परिणमित द्रव्य में अपने अपने अवसरों में प्रकाशित अर्थात प्रकट होते हुए समस्त परिणामों में पीछे पीछे के अवसरों पर पीछे पीछे के परिणाम प्रकट होते हैं, इसीलिए, और पहले पहले के परिणाम प्रकट होते हैं, इसीलिए, तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति रचने वाला प्रवाह अवस्थित होने से त्रिलक्षणपना प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। अब इससे ये समझाना चाहा कि देखिए, जब हम माला जपते हैं तो एक मोती को छोड़कर दूसरे मोती पर आते हैं, दूसरे को छोड़कर तीसरे पर आते हैं, तो ये हो गया उत्पाद व्ययपना।
पुराना जो मोती था, जो है ना कि पीछे पीछे का प्रकट होता है, आगे आगे का प्रकट नहीं होता, तो भाई यही है, एक का उत्पाद हुआ, उसका व्यय हुआ, तो फिर इसका उत्पाद हुआ, इसका व्यय हुआ तो उसका उत्पाद हुआ, तो ऐसे गाड़ी आगे बढ़ती गई। अब क्या है, इससे कैसे सिद्धि करी क्रमबद्धता की, तो इससे ऐसे सिद्धि करी कि भैया जब वह मोतियों की माला में एक एक मोती अपने स्थान पर खचित है, हम उस स्थान को आगे पीछे नहीं कर सकते। और तो और जब जपने के टाइम पर इस मोती के बाद यही मोती आता है, ये वाले मोती के बाद यही मोती आता है, मतलब इनकी पर्यायें भी नक्की हैं, हम इनका स्थान भी आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे तो क्रमबद्धता ही सिद्ध होती है। हाँ, तो इससे क्या सिद्ध हुआ, क्रमबद्धता सिद्ध हुई। कैसे कि देखिए, एक समय और इस समय में जो पर्याय होनी थी वही होगी, फिर दूसरे समय की वही पर्याय, तीसरे समय की वही, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे सातवां, तो पांचवें समय में पांचवें नंबर की पर्याय होगी, छठवें समय में छठवें नंबर की पर्याय होगी। तो ऐसा क्या है, सब नक्की है। 2 के बाद 3 आता है, 5 नहीं आ सकता, ये नक्की है। और 6 के बाद 7 आएगा, 8 नहीं आ सकता। और जब 6 लिखेंगे तब उसके बाद हमें 7 ही लिखना पड़ेगा, अन्यथा कुछ लिख नहीं सकते। तो ये करती है क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि, कि जो परिणाम, जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जहां जैसी जब होनी होगी वह वैसी ही होगी, आप उसमें हेरफार नहीं कर सकते। और यदि आपने हेरफार करने की कोशिश की तो क्या होगा, देखिए जैसे वह मोती में हम एक मोती, पहले मोती को चौथे मोती के स्थान पर रखने की कोशिश करते हैं तो वह माला टूट जाती है। तो उसी प्रकार क्या होगा, वस्तु का स्वरूप खंडित होगा, और वस्तु का स्वरूप कैसा है, सत स्वभावी है, वह खंडित तो होने से रहा। तो इसका मतलब घूम फिर के दुखी आप ही होने वाले हो, वस्तु को तो कुछ होने से रहा। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध करते हैं कि यहां सर्वज्ञता का कहीं प्रकरण खड़ा किया क्या, नहीं खड़ा किया। तो बिना सर्वज्ञता के भी कैसे सिद्धि करी क्रमबद्ध पर्याय की, ये समझ में आया। एक हॉल, पहले टाइल्स के बाद दूसरा टाइल आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, पहले के बाद तीसरा उखड़कर नहीं आ सकता। और देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये क्या है, ये कालांश है, ये प्रवाह क्रम है। तो जनवरी के बाद फरवरी आएगा, संडे के बाद मंडे आएगा, डे 1 के बाद डे 2 आएगा, ऐसे कोई हम स्किप नहीं कर सकते। तो ये जब ये नक्की है तो इसका क्या मतलब होता है कि प्रत्येक द्रव्य की पर्यायों का प्रवाह क्रम भी नक्की है। आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि एक पर्याय अभी ले आए, उसको बाद में रख दिया कि हम बाद में कभी ले आएंगे, फिर कुछ तीसरी पर्याय ले आए, फिर कुछ चौथी ले आए। आगे अभी वो प्रकरण भी आएगा कि द्रव्य का स्वरूप कैसा है, सत स्वरूप है द्रव्य का। तो आगे आएगा, यदि द्रव्य सत है तो उसकी पर्याय सती है, और यदि आपने, और इतिहास गवाह है कि आपने सती के साथ जिसने भी कुछ भी हेरफार करी है या बुरा किया है उसे अनंत काल तक नरक में जाना पड़ा है। तो ऐसे ही यदि आपने पर्याय रूपी सती के साथ हेरफार करने की कोशिश करी तो आपको दुखी होने वाला है, अन्यथा और कुछ नहीं होगा। देखिए भावार्थ, मतलब ये गाथा की टीका का संस्कृत से हिंदी है। अब इसका भावार्थ क्या है, जिस प्रकार द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश वह प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का छोटे से छोटा अंश वह परिणाम है। प्रत्येक परिणाम स्वकाल में अपने रूप से उत्पन्न होता है, पूर्व रूप से नष्ट होता है, और सर्व परिणामों में एक प्रभाव बने होने से प्रत्येक परिणाम उत्पाद विनाश से रहित एक ध्रुव रूप रहता है। अब देखिए 10 बच्चे हैं हमारे सामने, उन 10 बच्चों को दो सिचुएशंस है। एक सिचुएशन में तो हमने सबको अपने हाथ से लड्डू दे दिया, एक 10 को, और दूसरी सिचुएशन है कि सामने 10 लड्डू रख दिए, अब जो बच्चे को जैसा लड्डू लेना है वो अकेले ले। तो पहली सिचुएशन में तो क्या गड़बड़ खड़ी होगी कि यदि हम अपने हाथ से लड्डू देंगे तो वहां लड़ाई हो सकती है कि यार देख, तुझे बड़ा लड्डू दे दिया, मुझे छोटा मिला। और जब हम कह देंगे कि भैया तू खुदा ले, खुदा जा और जो चाहिए तेरे को ले जा, तो उसमें क्या होगा, वहां लड़ाई का प्रसंग नहीं बनेगा। ऐसे यहां क्या लिखा, देखिए, प्रत्येक परिणाम स्वकाल में अपने रूप से उत्पन्न होता है।
ये परिणामों ने अपनी जगह खुद चुनी है, इन्हें आपने जगह नहीं दी है। तो यदि अब ये खुद जगह चुनकर बैठे हुए हैं, परिणाम पर्याय अपनी यदि खुद जगह चुनकर बैठी हुई है, तो अब ये लड़ेंगे नहीं आपस में, या आप इनमें अब हेरफार नहीं कर सकते। यदि किसी बच्चे ने अपने मन का लड्डू लिया है तो आप उससे नहीं कह सकते कि ये वाला लड्डू इसको दे और ये तू ले। वो कहेगा भैया आपने शुरू में कह दिया था कि जिसको जो लेना है वो ले लो, तो हमने तो ले लिया, अब सामने वाले के पास कोई हक नहीं है उसको बदलने का। तो ऐसी वह पर्यायें भी अपने स्वकाल से स्वयं में उस स्थान पर स्थित हुई हैं, उस प्रदेश के साथ स्थित हुई हैं। तो अब हमें ये कोई हक नहीं है कि हम जाकर उन पर्यायों में हेरफार कर दें। और उत्पाद व्यय द्रव्य में समय भेद नहीं है, तीनों ही एक ही समय में हैं। ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक परिणामों की परंपरा में द्रव्य स्वभाव से ही सदा रहता है, इसलिए द्रव्य स्वयं भी मोतियों की हार के भांति उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। मोतियों की भांति कैसा? तो एक ऐसा हार पूरा ऐसा पूरी माला ले लीजिए तो द्रव्य, और उसमें जो एक एक मोती है, ऐसे ही द्रव्य में जो एक एक प्रदेश है, और उसके बाद उस प्रदेश की एक एक पर्याय, कि पहले नंबर के प्रदेश पर पहले नंबर की पर्याय आनी है, दूसरे नंबर के प्रदेश पर दूसरे नंबर की पर्याय आनी है। ऐसा नहीं है पहले नंबर के प्रदेश पर दूसरे नंबर की पर्याय आ गई। ये ऐसे 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 सब सेट हैं, तो ऐसे या ऐसे नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो द्रव्य है वह तो हो गई हार माला, उसके बाद जो एक एक प्रदेश सेट है वो तो हो गए मोती, मोती जो सेट है वो हो गए प्रदेश, और जो क्रम उनका निश्चित है वो हो गए उसकी पर्याय। तो ऐसे ही ये द्रव्य भी उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, और ये उत्पाद व्यय और द्रव्य तीन चीजें हो गई। यही है त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। देखिए, उक्त प्रकरण में सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति रचित एक प्रवाह वाक्य जो कि अनेक बार आया है ध्यान देने योग्य है। क्यों ध्यान देने योग्य है? क्योंकि पर्याय यद्यपि बदलती हैं, ऐसा कहते हैं ना कि द्रव्य यद्यपि बदलते हुए भी नित्य रहता है। तो यही है वो कि अनुस्यूति रचित एक प्रवाह, प्रवाह मतलब बदलना, और अनुस्यूति मतलब अखंडता, तो ये बदलते हुए भी नहीं बदलता। तथा मोतियों के हार के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार हार में मोतियों का क्षेत्र अपने क्रम में नियमित है, उसी प्रकार झूलते हुए हार में उनके प्रकट पने का काल भी नियमित है। कि जब फेरते हैं तो कौन सा मोती इसके बाद आना है वो भी निश्चित है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में जैसे उसके प्रदेश क्षेत्र नियमित अर्थात निश्चित है, उसी प्रकार उसका काल प्रवाह भी नियमित अर्थात निश्चित है। यहाँ क्षेत्र के नियमित क्रम के माध्यम से काल अर्थात पर्याय संबंधी नियमित क्रम को स्पष्ट किया गया है, क्योंकि क्षेत्र संबंधी क्रम नियमितता आसानी से समझी जा सकती है। क्षेत्र संबंधी क्रम नियमितता कैसी? कि मैंने अपना घर इस जगह पर बनाया और मेरे पड़ोसी ने अपना घर इस जगह पर बनाया, तो अब मैं अपना घर उठाकर पड़ोसी के घर के ऊपर नहीं रख सकता, एक बात, या पड़ोसी का घर उठाकर अपने घर के जगह पर नहीं रख सकता। तो ये क्षेत्र संबंधी हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि जिसको जो क्षेत्र मिला है वह नक्की है। अब वही जो क्षेत्र जैसे जिसको मिला है वैसी उसको वही सारी पर्याय भी मिली है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से यह पर्याय को समझाया। जिस प्रकार द्रव्य को संपूर्ण विस्तार क्षेत्र रूप से लक्ष्य में लिया जाए तो उसका संपूर्ण क्षेत्र एक ही है, उसी प्रकार द्रव्य को तीनों कालों के परिणामों को एक साथ लक्ष्य में लेने पर उसका काल त्रैकालिक एक ही है। फिर भी जिस प्रकार क्षेत्र में एक नियमित प्रदेश क्रम है, उसी प्रकार पर्याय में भी एक नियमित प्रवाह क्रम है। देखो, सबसे पहले तो हम एक किताब जैसी ऐसा होल ये देखें तो क्या है? एक किताब है, पूरी किताब है। अब यदि मैं इस किताब में ऐसे ब्लॉक्स बना दूं, ये हो गया, आप देखिए ऐसे मानिए ये हो गया क्षेत्र,
यद्यपि क्षेत्र अभी पूरा है, लेकिन समझने की दृष्टि से ऐसे में मान लीजिए इसकी चौड़ाई मान लीजिए क्षेत्र और लंबाई मान लीजिए प्रवाह। अब देखिए एज अ होल तो एक पूरी किताब है, इसमें कोई भेद नहीं है। कहीं भेद है क्या क्षेत्र का या पर्याय का? तो नहीं है। लेकिन ये पर्याय नंबर 1 और क्षेत्र नंबर 1, फिर इसके बगल में क्षेत्र नंबर 2, क्षेत्र नंबर 3, 4 और ये 5, ऐसे 5 यहाँ हो गए। ऐसे ही 5 यहाँ कर लो, 1 2 3 4 और 5, तो ये प्रवाह हो गए और ये विस्तार हो गया। अब देखिए पहले के बाद क्या आया? दूसरा आया, दूसरे के बाद क्या आया? तीसरा आया। तो ये तो हम सभी को समझ में आ गया कि इसका व्यय हुआ तो इस तीसरे की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये दूसरा दूसरे की जगह पर ही रहेगा। यहाँ व्यय होना मतलब कहीं नष्ट नहीं हो जाएगा। यदि एक प्रदेश द्रव्य में से गायब हो गया तो फिर व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, इसलिए वह प्रदेश यद्यपि वहीं का वहीं रहेगा, तथापि तीसरे प्रदेश की अपेक्षा, इसकी उत्पत्ति की अपेक्षा हम कहेंगे कि इसका व्यय हो गया। तो दूसरे प्रदेश का व्यय हुआ तो तीसरे की उत्पत्ति हुई, तीसरे का व्यय हुआ तो चौथे की उत्पत्ति, अब चौथे का व्यय हुआ तो पांचवे की उत्पत्ति। प्रदेश जो के तो वही है, इसलिए हम कहेंगे यह प्रदेश क्या है? अकेले प्रदेश। तो प्रदेश अकेले द्रव्य रूप से है, ध्रुव रूप से है, अकेले प्रदेश। अब यदि हम यहाँ कहेंगे कि एक प्रदेश का व्यय हुआ और दूसरे प्रदेश की उत्पत्ति हुई, तो ये हो गया उत्पाद और व्यय। तो अभी हमने केवल प्रदेशों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य घटाया। अब घटाते हम पर्यायों में, प्रवाह क्रम में। एक पर्याय, फिर दूसरी पर्याय, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो अब एक पर्याय का नाश होगा तो तीसरी पर्याय, दूसरी पर्याय आएगी, दूसरी का नाश होगा तो तीसरी आएगी, तीसरी तो चौथी, चौथी का नाश होकर पांचवी। अब बताइए पर्याय वहां है या नहीं है? पर्याय वहीं रहती है, कहीं जाती नहीं है, परंतु दूसरी की उत्पत्ति की अपेक्षा उसका व्यय हो गया और दूसरे का उत्पाद हो गया। तो यहां भी देखेंगे कि जो निरंतर एक प्रवाह क्रम बना हुआ है, जो एक धारा बह रही है काल की, वह तो हो गया ध्रुव रूप से, और एक काल के, एक समय के बाद दूसरा समय के, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये उत्पाद व्यय हो गया। तो ये हो गया अपने काल में उत्पाद व्यय द्रव। तो ये काल की नियमितता हो गई, ये क्षेत्र की नियमितता हो गई। और देखिए जो वहां व्यतिरेक का आया था वो क्या होता है कि यदि एक प्रदेश यहाँ का, ये दूसरा प्रदेश, तो यदि ये दूसरा प्रदेश पहले प्रदेश से भिन्न नहीं होगा, एक में एक ही होगा, तो ये बताइए कि ये फिर ये चौड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी? तो ये चौड़ाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए एक प्रदेश का अभाव दूसरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश का अभाव तीसरे प्रदेश में, और आपस में भी अभाव है कि दूसरा पहले में नहीं है, पहला दूसरे में नहीं। इसलिए प्रदेशों में परस्पर व्यतिरेक पना है। अब पर्यायों का भी कैसा है कि एक पर्याय के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। अब बताइए कि यदि एक पर्याय और दूसरी पर्याय में व्यतिरेक पना मतलब भिन्नता नहीं होती, तो ये फिर प्रवाह का क्रम आगे कैसे चलता? तो आगे नहीं चल पाता। एक पर्याय अब दूसरी पर्याय में तो भिन्नता ही नहीं है, तो अब ये एक ही जगह पर रह जाता, और ऐसे ये भी एक ही जगह पर रह जाता, तो फिर द्रव्य में परिणमन होना ही संभव नहीं था। तो कौन मानते हैं? कूटस्थ नित्य सांग। और जब द्रव्य में परिवर्तन नहीं होगा तो फिर मोक्ष और नरक की भी व्यवस्था नहीं है, संसार की भी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए यह एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न है, एक कालांश दूसरे कालांश से भिन्न है। बस इतना सही है त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। और देखिए ये तो हमने देख लिया किसकी? क्षेत्र अपेक्षा से। ये हमने देख लिया पर्याय प्रभाव क्रम अपेक्षा से। अब एज अ होल ये द्रव्य देखें, यहाँ पे अपना उत्पाद व्यय द्रव्य, यहाँ पर अपना उत्पाद व्यय द्रव्य। अब एक एज अ होल ये किताब पूरी द्रव्य देखें तो इस द्रव्य का भी उत्पाद व्यय द्रव्य पना है। कैसे कि यहाँ बदलाव हो रहा है और यहाँ बदलाव हो रहा है, तो इसका मतलब द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदल रही हैं। तो ये तो हो गया उत्पाद और व्यय। और ये द्रव्य, अब द्रव्य रहेगा कि नहीं रहेगा? बदलने के बाद कुछ और हो जाएगा क्या? नहीं होगा। द्रव्य में भी अस्तित्व नाम का गुण है, तो वह निरंतर ज्यों का त्यों बना रहेगा। ये हो गया ध्रुव। तो ऐसा नहीं होता कि जीव बिना पढ़े या सोते सोते, उस दिन उदाहरण दिया था कि माइक जितना भी सुन ले उसमें ज्ञान नहीं आ जाएगा।
या जीव जितना भी सो ले या बिल्कुल अपने आप को पुद्गल समझने लगे तो वह पुद्गल नहीं हो जाएगा। यद्यपि इसकी पर्यायें बदल रही हैं, माइक की पर्यायें निरंतर बदल रही हैं, लेकिन वह कैसी है, वह अचल है। समय सार में कहा ना अचल, तो अचल क्या, यद्यपि पर्यायें बदल रही हैं लेकिन वह जीव द्रव्य रूप ही बदल रहा है। ये पुद्गल रूप ही बदल रहा है, यह जीव नहीं हो जाएगा और मैं अजीव नहीं हो जाऊंगा। ऐसे ही 308 से 311 क्या कहा क्रम नियमित पर्याय में, खोलिए पेज देखिए, पृष्ठ क्रमांक 2, पृष्ठ क्रमांक 2 सबसे नीचे की लाइन क्या कहा, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामई रुत्पद्यमानो जीव एव ना जीव एवं अजीवो अपि क्रम नियमित आत्म परिणामई रुत्पद्यमानो अजीवा एव न जीवा। जीव क्रम नियमित रूप से बदलता हुआ जीव ही रहेगा, अजीव नहीं हो जाएगा। अजीव क्रम नियमित रूप से बदलता हुआ अजीव ही रहेगा, जीव नहीं हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ, इतने सारी पढ़ाई से यही सिद्ध होता है कि यहाँ भी क्रमबद्धता है, आप कुछ फेर फार यहाँ भी नहीं कर सकते। देखिए आगे इतना सा खत्म करते हैं। जिस प्रकार पेज नंबर 22, जिस प्रकार द्रव्य को संपूर्ण विस्तार क्षेत्र रूप से लक्ष्य में लिया जाए तो उसका संपूर्ण क्षेत्र एक ही है, एज अ बुक होल। उसी प्रकार द्रव्य को तीनों कालों के परिणामों को एक साथ लक्ष्य में लेने पर उसका काल त्रैकालिक है। देखिए इसमें क्या कहा, इधर देखिए, जब यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा से कहा तो इस द्रव्य का कैसा क्षेत्र हो गया, एक क्षेत्र हो गया, क्षेत्र अपेक्षा। और जब पर्याय अपेक्षा कहा तो तीनों काल में रहते भी इसका एक काल है, त्रैकालिक जो कहते हैं वो ये है, और एक क्षेत्र है वो ये है। तो ये कहा जिस प्रकार क्षेत्र में एक नियमित प्रदेश क्रम है, उसी प्रकार काल अर्थात पर्याय में भी पर्यायों का एक नियमित प्रवाह क्रम है। जिस प्रकार द्रव्य के विस्तार क्रम का अंश प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह क्रम का अंश पर्याय है। यद्यपि यह कथन संपूर्ण द्रव्यों की अपेक्षा से है, पर यहाँ विस्तार क्रम को यदि आकाश द्रव्य की अपेक्षा से समझे तो सुविधा रहेगी। एक और उदाहरण, जिस प्रकार अनंत प्रदेशी आकाश का जो प्रदेश जहां स्थित है वह वही रहता है, उसका स्थान परिवर्तन संभव नहीं है, उसी प्रकार सभी द्रव्यों में प्रदेश का क्रम नियमित है। यही बात यहाँ मोतियों के हार के दृष्टांत से स्पष्ट की गई है कि मोतियों के हार में जो मोती जहां स्थित है उसका स्थान क्रम परिवर्तन संभव नहीं है। ये समझ में आ गया आकाश का उदाहरण। आकाश कितने प्रदेशी, या असंख्य प्रदेशी, लोकाकाश असंख्य और अलोकाकाश आदि मिलाकर वहां अनंत। तो उसका जहां जो प्रदेश स्थित है वो प्रदेश वही रहता है। ऐसा नहीं है कि इस वाले प्रदेश को मैं उठाकर यहां रख दूं और इसको उठाकर यहां रख दूं, हो तो आप रख लीजिएगा, रख नहीं सकते। यद्यपि आकाश अचल निष्क्रिय द्रव्य है और जीव और पुद्गल सचल सक्रिय द्रव्य है, तथापि झूलते हुए हार की बात कहकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस प्रकार झूलते हुए हार में भी मोतियों का स्थान क्रम नहीं बदल जाता, उसी प्रकार सक्रिय जीवों में प्रदेश का क्रम नहीं पलटता। अब कोई व्यक्ति कह दे भैया आकाश तो निष्क्रिय है, चलता फिरता नहीं है, लेकिन तो उसमें क्रम ना बदले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो चलते फिरते हैं, हमारा क्रम तो अभी ये है, कुछ और बदल जाए, अगली बार थोड़ा आगे बढ़े फिर कुछ क्रम बदल गया, फिर थोड़ा आगे बढ़े फिर कुछ क्रम बदल गया। तो वहां कहते हैं कि जैसे हम मोतियों की हार में जब हम एक एक मोती फेरते हैं तब भी उनका क्रम ज्यों का त्यों रहता है, आगे पीछे नहीं हो जाते, उसी प्रकार यहाँ चलते हुए होने पर भी यह इनका क्रम आगे पीछे नहीं हो जाता। तो यदि क्रम आगे पीछे हो जाता तो वही होता कि ये माइक सुनते सुनते आज अजीब हो गया होता। इसीलिए इनका क्रम ज्यों का त्यों है, अजीब का है तो अजीब 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 ही रहेगा, जीव नहीं हो जाएगा।
जिस प्रकार आकाश आदि द्रव्यों का विस्तार क्रम नियमित है, उसी प्रकार उनका प्रवाह क्रम भी नियमित है। अब ये आकाश द्रव्य पे भी इन्होंने घटाया कि उसका भी प्रदेश प्रवाह विस्तार क्रम और उसका भी प्रवाह क्रम ये भी नियमित है। जिस प्रकार नियमित विस्तार क्रम में फेरफार संभव नहीं है, उसी प्रकार नियमित प्रवाह क्रम में भी फेरफार संभव नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक प्रदेश का स्वस्थान निश्चित है, उसी प्रकार प्रत्येक परिणाम अर्थात पर्याय का स्वकाल भी निश्चित है। इसीलिए अकाल मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। 70 साल की उम्र में मरने वाला व्यक्ति आज 5 साल की उम्र में मर गया, कार एक्सीडेंट से मर गया, तो ये क्या हुआ भैया, उसका अकाल मरण हो गया। तो वहां कहते हैं कि वहां जैसे प्रदेश निश्चित है वैसी पर्याय भी निश्चित है। तो अब जो पर्याय जिस समय में आनी थी वो आ गई, तो वह तो अपने स्वकाल में ही आई, वहां कोई अकाल का प्रकरण नहीं था। वो तो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वहां अकाल माने क्या लिया, वो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कहा कि वो भी स्वकाल में हुआ कार्य, कोई भी कार्य अपने स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव में होता है। तो वह कार्य जो जब होना था वह अपने स्वकाल में ही होता है, तो वहां अकाल की कोई बात ही नहीं है। उसको अभी मरना था तो मर गया, क्या अकाल की बात, क्या अकाल मरण। तो अकाल मरण नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन अकाल मरण फिर भी होता है, तो वो किस अपेक्षा से, वो हम आगे आएगा। जिस प्रकार देखिए एक और उदाहरण, जिस प्रकार सिनेमा में रील लंबाई है, उस लंबाई में जहां जो चित्र स्थित है वह वहीं रहता है, उसका स्थान परिवर्तन संभव नहीं है। उसी प्रकार चलती हुई रील में कौन सा चित्र किस क्रम से आएगा यह भी निश्चित है, उसमें भी हेरफार संभव नहीं है। आगे कौन सा चित्र आएगा भले ही इसका ज्ञान हमें न हो, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, आएगा वह अपने नियमित क्रम में ही। एक सीरियल हम देखते हैं तो जब बच्चे का जन्म होना है उस सीरियल में तब बच्चे का जन्म होगा, उसके बाद वह बच्चा 2 साल का होगा तो 2 साल का होगा, फिर 3 साल का, 4 साल का, तो ये नियमित क्रम है। वहां रील में तो ये सारे चित्रित हैं। अब ये गलती वापस क्या होती है या भूल हमारे अज्ञान की है कि हमें आगे के चित्र नहीं पता। तो हम ये तो नहीं कह देंगे कि अब 2 साल के बाद सीधे 40 साल का हो गया, होगा तो 2 साल के बाद 3 साल का ही। तो जब हम वहां परिवर्तन नहीं कर सकते या वहां परिवर्तन करने की नहीं सोचते, तब इन पर्यायों में क्यों सोचते हैं परिवर्तन करने की। कहते हैं कि हमें तो दिखता नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, अनिश्चित क्रम है, अनियमित क्रम है। वो केवली भगवान के हिसाब से नियमित है और हमारे हिसाब से अनियमित है। तो वहां टीवी का उदाहरण, ये रील का उदाहरण दिया कि वहां तुम्हें रील भी नहीं पता कि आगे क्या होना है, लेकिन होना वही है जो होगा। तब वहां तुम परिवर्तन की नहीं सोचते, वहां तुम आनंद लेते हो उस क्रम में, तो इस क्रम में भी आनंद क्यों नहीं लेते, यहां क्यों हेरफार करने की कोशिश करते हो। जैसे सोपान अर्थात जीना पर सीढ़ियों का क्षेत्र की अपेक्षा एक अपरिवर्तनीय निश्चित क्रम होता है, उसी प्रकार उन पर चढ़ने का अपरिवर्तनीय काल क्रम भी होता है। जिस प्रकार उन पर क्रम से ही चला जा सकता है, उसी प्रकार उन पर चढ़ने का काल क्रम भी है। जैसे मॉल्स में देखते हैं हम, एक एस्केलेटर होते हैं ना, इलेक्ट्रिक वाली, इलेक्ट्रॉनिक जो होती, तो उनमें क्या है, पहली सीढ़ी के ही क्रम में आएगी, दूसरी सीढ़ी दूसरी सीढ़ी के क्रम में आएगी, तीसरे के, चौथे के। ऐसा वहां भी नहीं होता कि चौथे पहले पे आए। यहाँ भी हम सीढ़ियां जब उतरेंगे तो आप देख लेना कि लाइन से ही क्रम वाइज होंगी। जिसको आपने पहली बोला है वो पहली पर ही खड़ी रहेगी, वो दूसरी नहीं हो जाएगी, और दूसरी पहले के स्थान पर नहीं आ जाएगी। और उतरते भी कैसे हैं, ये चढ़ते भी कैसे हैं, तो क्रम से चढ़ते हैं, कूदा फांदी नहीं करते। अब वो कूदा फांदी करते हैं तो वहां जो बच्चे, जैसे आप कोई कह भी दे भैया कि हम तो पहली सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पे चढ़ जाए, फिर क्या, ये तो सिद्धांत गलत हो गया आपका। भैया तीसरी से कोई छलांग मार के 5वीं पे चढ़ जाए और उतरते समय तो हम 4 सीढ़ियां छोड़ के उतरते हैं, फिर आपका सिद्धांत कहां गया। तो वहां कहते हैं कि ये भी इसकी बाल क्रीड़ा ही है। भैया तुम्हें उस समय में चौथी सीढ़ी पर ही पांव रखना था तो तुमने चौथी सीढ़ी पर ही पांव रखा। वहां तुम्हारी पहली सीढ़ी की पर्याय के बाद तुम्हारी चौथी सीढ़ी की पर्याय आनी थी, तो तुम्हारी वो पहली के बाद तुमने छलांग मार के चौथी पर ही आई।
वहां भी ये नहीं हुआ कि पर्याय तुमने कुछ बीच की दो छोड़ दी और अपने आप को समझने लगे कि मैं पर्यायों से पार हो गया, पर्यायों को मैंने छोड़ दिया। वहां भी ऐसा नहीं है। वहां भी यही है कि तुम्हारी चौथी के बाद तुमने छलांग मार के पहली पर ही आना था, तो चौथी सीढ़ी के बाद तुम्हारे क्रम में पहली सीढ़ी थी तुम्हारी पर्यायों में, तो वो चौथी के बाद पहली है। इतनी निश्चिंतता यहाँ चाहिए, इतनी निर्भरता मिलेगी इसके बाद कि आप स्वानुभव कर सकते हैं, मतलब स्वयं प्रत्यक्ष होगा फिर वो। जिस प्रकार जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही एक जीव के प्रदेश हैं, उसी प्रकार तीन काल के जितने समय हैं उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हैं। एक एक समय की एक एक पर्याय निश्चित है। जिस प्रकार लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु खचित है, द्रव्य संग्रह में आता है ना कि रत्नों की भांति खचित, एक एक प्रदेश पर एक एक काल खचित है कि जिस प्रदेश पर जो काल लगी है उस प्रदेश पर वह वही काल आएगा। उसी प्रकार तीनों कालों के एक एक समय में प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय खचित है। गुणों की अपेक्षा से विचार करें तो तीनों कालों के एक एक समय में प्रत्येक गुण की एक एक पर्याय भी खचित है। द्रव्य की तो पर्याय खचित है, तो द्रव्य की पर्याय होती है क्या, किसकी होती है? द्रव्य की परिभाषा क्या होती है? गुणों का समूह, और पर्याय की परिभाषा गुणों में परिवर्तन, तो वह एक ही बात है। इसी प्रकार जब प्रत्येक पर्याय स्व समय में खचित है, निश्चित है, तो फिर उसमें अदला बदली का क्या काम शेष रह जाता है? इस संदर्भ में टीका में समागत यह वाक्य भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक परिणाम अपने अपने अवसर पर ही प्रकट होता है। हम लाख कोशिश कर लें तो भी पुण्य कर्म के उदय को अभी नहीं ला सकते, आगामी पुण्य कर्म के उदय को अभी नहीं ला सकते, और लाख कोशिश कर ले तो अभी जो पाप का उदय चल रहा है उसे टाल भी नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक परिणाम अपने स्वकाल में होता है। परिणाम करने के कोई चांसेस नहीं है बदलने के। इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है। अब निष्कर्ष वाक्य उसके बाद अगली चर्चा कल से करेंगे, फिर नई चर्चा खड़ी कर देंगे। इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिस कारण से होनी है वह तद अनुसार ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक प्रदेश का क्रम निश्चित है, एक एक मोती का क्रम निश्चित है, और वह भी निश्चित है कि एक नंबर के मोती के बाद दूसरे नंबर का मोती आता है, दूसरे के बाद तीसरा भी आता है। तब जब यही निश्चित है तो फिर ये सारी पर्यायें भी निश्चित हैं। तो यहाँ भी वही कहते हैं कि आप कर्ता बुद्धि या अहंकार या हेर फार की बुद्धि अपने मन से निकालिए और इस सिद्धांत पर दृढ़ श्रद्धा करिए। ये तो हो गई बिना सर्वज्ञता के क्रमबद्धता की सिद्धि। अब आगामी चर्चा चलेगी कि 5 समवाय में से एक समवाय होता है भवितव्यता का, कि जो होना है भैया होके रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस भवितव्यता से फिर कैसे सिद्धि करते हैं उसकी चर्चा हम कल से करेंगे। ओम नमः शिवाय।